वेलकम स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट टाइम मैंने हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो क्लास 12 का चैप्टर है उसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। तो आज मैं उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ लेके आया हूँ। और बच्चों, इन टॉपिक को जरूर वॉच करें क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आपके साथ जो है डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। और क्योंकि इससे तो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन की और साथ साथ में एक टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप कोशिश करें कि आप अपने टॉपिक को क्लियर करें, अपने चैप्टर को क्लियर करें, और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप इनको जरूर वॉच करें और साथ साथ में इससे आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट मैप यूनिट, वी कैन से द मैप यूनिट के लिए बच्चों हम सेंटी-मॉर्गन टर्म भी यूज करते हैं, इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो जब बच्चों आप जेनेटिक मैप की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं, यानी कि मान के चलो दो जीन्स हैं और दो जीन्स के डिस्टेंस के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसके लिए मैप यूनिट या उसको हम सेंटी-मॉर्गन यूनिट बताते हैं। यानी कि दो जीन्स अगर मान के चलो किसी एक क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हैं तो उनके बीच में कितना परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए एक जो यूनिट होता है उसको बताते हैं वन मैप यूनिट। तो बच्चों, एक्चुअली में इस क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो मैप यूनिट, तो मैप यूनिट को हम सेंटी-मॉर्गन भी टर्म यूज करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि एक्चुअली में ये मैप यूनिट होता क्या है। जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसके लिए बच्चों मैं पहले डिस्कस करूंगा आपके रिलेटेड ये टॉपिक। तो देखो क्या होता है। सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे एक ये क्रोमोसोम लिया, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम्स के ऊपर मैंने बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोज मान के चलो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स के ऊपर मैंने यहाँ पे जीन को शो कर रहा हूँ, जीन ए, जीन बी, इसी तरीके से जीन सी, जीन डी, जीन ई। सो दीज आर द जीन्स विच आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। सो एक्चुअली में अगर हम बताएं तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या शो कर रहे हैं, लोकेशन किसका, जीन का लोकेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। और साथ साथ में मैं इस डायग्राम में आपको ये भी शो कर रहा हूं कि जीन ए और जीन बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ 50, अगर मान के चलो ये मीटर में तो आप इसको सेंटी-मॉर्गन यूज कर लें, सेंटी-मॉर्गन, क्योंकि मैंने अभी बताया इसका यूनिट जो है वो सेंटी-मॉर्गन यूनिट होता है। इसी तरीके से बी और सी के बीच में आप देख रहे हैं 25 सेंटी-मॉर्गन है। इसी तरीके से आप सी और डी जीन के बीच में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका मैप यूनिट है वो 5 सेंटी-मॉर्गन है। इसी तरीके से अगर आप डी और ई की बात करें तो यहाँ पे 20 सेंटी-मॉर्गन यूनिट है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो लोकेशन और अरेंजमेंट होता है जीन्स का, तो अब इन ये जो जीन्स होते हैं किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो इनका क्रॉसिंग ओवर कब ज्यादा कब कम होता है। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि क्रॉसिंग जो ओवर होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। देखो, यानी कि क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, बट कब होगी, जब जीन का जो डिस्टेंस होगा आपस में ज्यादा होगा। जैसे आप देख रहे हैं ए और बी का डिस्टेंस आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आप सी और डी को देखोगे तो सी और डी में आपको यहाँ पे डिस्टेंस कम दिख रहा है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होंगे, और जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी तो उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आने के चांसेस रहेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगा तो उसके लिए हम उसकी यूनिट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज द सेंटी-मॉर्गन यूनिट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। मींस अगर जीन्स आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं, जैसे आप देख रहे हो सी और डी यहाँ पे क्लोजली लिंक्ड है, तो यहाँ पे आपको जो क्रॉसिंग ओवर दिखने को मिलेगी वो कम मिलेगी, और जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको कम मिलेगी तो यूनिट भी आप कम ही शो करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और उसके लिए हम यहाँ पे जैसे यूनिट शो किए हैं 50 सेंटी-मॉर्गन। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक वन मैप यूनिट क्या होता है, वन मैप यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो, वन मैप यूनिट कहने का मतलब होता है इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। यानी कि जब दो जीन के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो कितना परसेंट होगी, 1% होगी। उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसके लिए बताते हैं वन मैप यूनिट। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे तो यहां पे बताया है इट रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉसओवर, नहीं,
अगर 50% क्रॉस ओवर हो रहा है, इसका मतलब जो उन दो जीन के बीच का यूनिट है दैट इज द 50 सेंटीमॉर्गन। अगर 10% क्रॉस ओवर हो रहा है दो जीन के बीच में, इसका मतलब जो वहां पे मैप यूनिट होगा वो 10 सेंटीमॉर्गन होगा। और इसी तरीके से अगर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने जब इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं तो वहां पे आपको ये दिखता है कि सबसे ज्यादा जो रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस होते हैं 50% से ऊपर कभी भी जो है रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस नहीं होते, इसलिए 100% क्रॉस ओवर तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये तो आंसर बिल्कुल ही जाएगा। लेकिन हमें यूनिट बताना है, तो बच्चों यूनिट जो होता है मैप यूनिट, तो ये क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। जब 1% क्रॉस ओवर होगा तो इसका आंसर जाएगा दैट इज द डी, ठीक है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। अब देखो, तो आप इसको बता सकते हैं यूनिट्स, जब हम किसी भी जेनेटिक मैप को कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट जो करते हैं दैट इज द मैप यूनिट हम यूज करते हैं। एंड अभी हमने आपको बताया कि मैप यूनिट करने का मतलब है कि जब मान के चलो अगर 1% क्रॉस ओवर होगा तो 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट होगा, और 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट ही मैप यूनिट है। 1 मैप यूनिट करने का मतलब है 1% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जब 1% चांस होगा रिकॉम्बिनेशन का या क्रॉसिंग ओवर का, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के लिए ही हम टर्म यूज करते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिंपली कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है, तो आप आंसर करेंगे स्यूटेन एंड बाउरी। अगर सिंपली पूछा गया कि कौन से ऐसे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी है, तो आप स्यूटेन एंड बाउरी का आंसर कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पे पूछा गया है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में इसको एक्सप्लेन किया था, वो क्या था, टी.एच. मॉर्गन ने, ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क किया था। सो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज द टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन क्या है, इनने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। किसमें किया था, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, या जिसको हम कॉमनली कॉल्ड एज द फ्रूट फ्लाई भी बताते हैं। हाँ, अगर आपसे मैंने कहा क्वेश्चन पूछा गया कि सीधा कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी है, तो तब आंसर आप कर सकते हैं स्यूटेन एंड बाउरी, क्योंकि सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी इन दो साइंटिस्ट ने दी थी, लेकिन लेटर ऑन मॉर्गन ने, टी.एच. मॉर्गन ने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था किस पे, ड्रोसोफिला पे। सो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात की, जब हमने मैप यूनिट को डील किया, तो मैप यूनिट में आपने देखा कि मैप यूनिट, वन मैप यूनिट करने का मतलब होता है कि जब 1% क्रॉस ओवर होने के चांसेस हो, उसको हम एक मैप यूनिट बताते हैं। तो एक्चुअली में क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये वही क्वेश्चन है कि सपोज मान के चलो यहाँ पे ए और बी कोई दो जीन्स हैं, ठीक है, वही तो बात करें द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब मान के चलो ये इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे इसका ये दूसरा क्रोमेटिड बना रहा हूँ, और इसका भी मैं यहाँ पे दूसरा क्रोमेटिड बना रहा हूँ। ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, यहाँ पे भी ए जीन है, यहाँ पे भी बी जीन है। सपोज मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ। तो ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन्हें बताते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स, तो अब सपोज मान के चलो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन दो जीन्स के बीच में होगी, और क्रोमोसोम सेम है क्योंकि ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सटेंड बाय। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस मैप होगा या यूनिट मैप, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, बिटवीन जीन्स वाज एक्सटेंड बाय, तो इसको एक्सप्लेन किया था अल्फ्रेड स्टीटवेंट ने। इनके जो जेनेटिक मैप की अब कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी एक क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है ना, कि दो जीन का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, और उनके बीच में कितने क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है, कितने रिकॉम्बिनेशन आने के चांसेस हैं, तो उसको एक्चुअली में एक्सप्लेन किया था किसने, अल्फ्रेड स्टीटवेंट ने। सो आंसर जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड अ फीमेल बोथ आर हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया से। पहले तो आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि जब ऑटोसोम्स के ऊपर दोनों के दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, और इसमें क्या है कि आपने मेल और फीमेल जो लिए हैं दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं, जैसे आप इस क्रॉस को देख सकते हो। तो अगर मैं ये मान के चलो मेल का जीनोटाइप है
दिस वन इज द जीनोटाइप ऑफ मेल, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज दिस वन इज द जीनोटाइप ऑफ मेल, क्योंकि हेट्रोजाइगस है तो इसके पास एक नॉर्मल जीन होगा और एक रिसेसिव। तो नॉर्मल के लिए मैं एन को शो कर रहा हूं और रिसेसिव के लिए एस को शो कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो फीमेल है वो भी हेट्रोजाइगस है। यहां पे भी देखोगे एक एन है और एक एस है, यानी कि एक नॉर्मल जीन है और एक रिसेसिव है। तो यहां पे इस वाली कंडीशन को बताते हैं हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों ही मेल और फीमेल जो है वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। तो जब आप इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो क्रॉस आने के बाद आपके पास इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, तो अब इन ऑफस्प्रिंग्स में आपको बताना है कि इनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें कितने परसेंटेज चांसेस होंगे डिजीज आने के। तो जब देखो यहाँ पे गैमेट बनेंगे तो जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट होंगे। एक के पास नॉर्मल एलील होगा, एक के पास सिकल सेल एनीमिया वाला जीन होगा, एलील होगा। इसी तरीके से फीमेल में भी यही कंडीशन रहेगी, क्योंकि दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तो ये बन गए मेल और फीमेल गैमेट। अब मान के चलो जब आप इनको क्रॉस कराओगे, तो अगर मैं मान के चलो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ फीमेल गैमेट और यहाँ की तरफ जो है मेल गैमेट, तो मेल गैमेट भी दो बने आपके पास, एक नॉर्मल वाला और एक के पास सिकल सेल एलील है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा और एक रिसेसिव वाला होगा। तो जब इनको आप क्रॉस कराओगे तो जब इस वाले का पहले इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ से भी एन आ गया और यहाँ से भी नॉर्मल एलील आ गया। तो जब नॉर्मल एलील होगा तो पर्सन नॉर्मल होगा, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो नॉर्मल होगा। इस कंडीशन में आप देखोगे तो इस वाले का अगर इसके साथ क्रॉस कराओगे तो यहाँ से एक नॉर्मल आया और यहाँ से एक रिसेसिव आया। तो एक नॉर्मल है एक रिसेसिव है, तो इसके लिए हम बताएंगे कि ये हेट्रोजाइगस है बट नॉर्मल है। देखो इसमें एक रिसेसिव एलील है बट जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। इसको बताते हैं सिकल सेल ट्रेट होगा हेट्रोजाइगस में। आल्सो वो कैरी करेगा रिसेसिव एलील को, बट उसमें जो डिजीज काज नहीं होगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जब इसके साथ क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा और एक रिसेसिव एलील होगा, तो ये भी तो वही कंडीशन आ गई। लेकिन अगर ये वाला जब इसके साथ फ्यूज करेगा गैमेट, तो दोनों कंडीशन में आपके पास रिसेसिव एलील आएंगे, यहाँ पे भी रिसेसिव और यहाँ पे भी रिसेसिव एलील आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में जाके डिजीज काज होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका सिकल सेल एनीमिया है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि जब दोनों के दोनों रिसेसिव एलील होंगे तब जाके ये डिजीज काज होगी। तो इस केस में अगर आप देखोगे जो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स आ गए तो 25% जो है आपके नॉर्मल आ गए, यानी कि जिनका जीनोटाइप कैसा होगा, HBN, इनके दोनों के दोनों नॉर्मल होंगे, यानी कि 25%। 25% कहने का मतलब 1 आउट ऑफ 4 में से। और सिकल सेल ट्रेट मीन जिनके पास एक रिसेसिव एलील होगा, जिनका जीनोटाइप क्या होगा, HBN, HBS, यानी कि ये हेट्रोजाइगस होंगे, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिकल सेल ट्रेट। और ये कितने आ गए, एक तो ये वाला आ गया, एक ये वाला गया, ये आपके पास 2 होंगे, यानी कि आउट ऑफ 4 में से अगर 2 हैं तो कितने परसेंट आएंगे, 50%। अब एक ऐसी कंडीशन थी जब यहाँ पे दोनों के दोनों रिसेसिव एलील थे, HBS, यानी कि दोनों के दोनों सिकल सेल वाले एलील होंगे, रिसेसिव एलील होंगे, तो उस कंडीशन यहाँ पे डिजीज काज होगी सिकल सेल एनीमिया। और ये आउट ऑफ 4 में से आपको कितने दिख रहे हैं, तो 1 दिख रहा है। इसका मतलब है जो सिकल सेल एनीमिया से काज होंगे वो कितने होंगे टोटल परसेंटेज में, 25%। तो बच्चों इसका आंसर जो जाएगा, अगर मैं क्वेश्चन पे मूव करूं तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे अगर आप आंसर को देखोगे तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। हाँ, तो आपने देखा कि सिर्फ 25% में डिजीज जो है आपको दिखेगी, क्योंकि आउट ऑफ 4 में से जो आपके पास नॉर्मल थे वो 25% थे, 50% जो आपके थे वो हेट्रोजाइगस थे, यानी कि सिकल सेल ट्रेट वाले थे, और 25% बच्चों आपके पास जो थे वो सिकल सेल एनीमिया डिजीज से काज थे। सो इसका मतलब है ये आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा 25%। ये नीट 2021 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called। तो बच्चों आप क्या करते हैं, देखो जब सपोज आप गैमेट्स बनाते हो, चाहे आप मोनोहाइब्रिड, जैसे अभी मैंने पीछे यहाँ पे जो क्रॉस बनवाया, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, प्यूनेट स्क्वायर, जिसमें सबसे पहले आप क्या शो करते हैं, वन साइड आप फीमेल के गैमेट को शो करते हो, वन साइड आप मेल के गैमेट को शो करते हो, ठीक है। और गैमेट बनाने के बाद जब इनका क्रॉस बनाओगे तो ये इनके आगे जाके क्या होंगे, आप इनके ये जाइगोट को शो करते हो। तो इसके लिए जो एक्चुअली हम टर्म यूज करते हैं, इस वाले स्क्वायर को बताते हैं प्यूनेट स्क्वायर। क्या बताएंगे, प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, देखो जब गैमेट्स बने बाय द पेरेंट्स, अब गैमेट किसे बनेंगे, पेरेंट्स से बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अब उन गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो आगे जाके क्या बना रहे थे, जाइगोट बनाएंगे, किसमें, चाहे फिर वो F1 हो या F2 हो। तो उसको हम किससे अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके लिए आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है नेट स्क्वायर, बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर,
तो बच्चों इसके लिए जो अभी मैंने अभी पीछे बताया कि वन साइड आप मेल गैमेट को शो करते हो, वन साइड फीमेल गैमेट शो करते हो, फिर उनके फ्यूजन के बाद जो आपके पास जाइगोट बनते हुए हैं, तो उसके लिए जो हम इस डायग्राम को शो करते हैं उसको हम टर्म, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, प्यूनेट स्क्वायर। क्या बताएंगे, प्यूनेट स्क्वायर। सो इसका जो आंसर जाएगा डी पार्ट इसका राइट आंसर है।